बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रमन इफेक्ट। रमन नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर सीवी रमन, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में, आज़ादी से पहले। इस इफ़ेक्ट के नाम पर ही रमन इफ़ेक्ट जो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया 1928 में, तो 28 फरवरी 28 फरवरी 1930 को नोबेल प्राइज़ दिया गया डॉक्टर सीवी रमन को, जिनकी याद में ही हम नेशनल साइंस डे के रूप में 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो रमन इफ़ेक्ट है क्या? रमन इफ़ेक्ट क्या है बच्चों? कि जब लाइट है वो किसी मॉलिक्यूलर या हम कहें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे पड़ती है, तो लाइट पड़ने के बाद वो री एमिट होती है, सब्सटेंस अब्जॉर्ब करता है एंड देन री एमिट द लाइट। According to Raman, it is observed that the emitted light may have the frequency less than the frequency of incident light, greater than the frequency of incident light, or having the same frequency as the frequency of incident light. This is known as Raman effect. Raman effect से पहले स्कैटरिंग के बारे में रिले ने बताया था कि रिले ने क्या कहा था कि लाइट जब किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है एंड देन री एमिट कर देता है उसको, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यही मेन बात थी कि इससे अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है, लोअर फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व हो रही है, हायर फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व हो रही है, एंड देन उनके जो नाम रखे गए वो कुछ इस तरीके से रखे गए। दिस इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑन द मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब द एनर्जी एंड री एमिट, एंड देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। वन इज द लाइट एमिटेड लाइट मे बी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी नेम्ड एज एंटी स्टोक्स लाइन्स, may have same frequency known as relay lines, and having the lower frequency known as Stokes lines. अब इसको अगर इंटेंसिटी के हिसाब से देखा गया, एक ग्राफ हमने बनाया यहाँ पर। यहाँ तीन तरह के पैटर्न हमने दे रखे हैं बच्चे। वन रिप्रेजेंट रिले लाइन, अदर रिप्रेजेंट एंटी स्टोक्स लाइन्स एंड अदर रिप्रेजेंट द स्टोक्स लाइन्स। एंटी स्टोक्स लाइन्स हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ है, स्टोक्स लाइन्स लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ है। लेकिन मेन पॉइंट देखिए आप, एंटी स्टोक्स लाइन्स की इंटेंसिटी कम होती है। जो मैंने ये पीक दिखाया है, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है और स्टोक्स लाइन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। स्टोक्स लाइन्स हैविंग हाई इंटेंसिटी एंड लो फ्रीक्वेंसी, एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स हैविंग द हायर फ्रीक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी। ये बात ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। सबसे पहले इसका एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्लासिकली हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों, एक हमारे पास एक सब्सटेंस है एंड सब्सटेंस हैविंग लाइक द स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसका पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। एवरी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आप देखिए बेटे, उनका सबका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया। बट जैसे ही हम बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड अप्लाई करते ही उसके ऊपर फील्ड अप्लाई होते ही क्या हो गया, जो सेंटर ऑफ नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर ऑफ पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब डाइपोल बन गया। ठीक है, इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन में हमने क्या कर दिया, जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस कर दिया है। अब होता क्या है कि जब आपने ये देखा कि इसमें आपको पता है कि कुछ न कुछ पोलराइजेबिलिटी हम कहें किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के अंदर आती है, तो बेसिकली वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। द पोलराइजेशन और द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वेल एज द अल्फा। एंड व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ये मॉलिक्यूल का अपना एक नेचर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अब क्या हुआ, और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखिए, एक मॉलिक्यूल के पास सब्सटेंस जो है उसमें दो प्रकार की मोशन आमतौर पर देखने को मिलती है। तीन तरह की भी होती है, ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो मोशन है ना, उस रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी वहाँ पर उसके एनर्जी के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है। डाइपोल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। डाइपोल तो ऑसिलेट हो ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से, उसके साथ साथ उसके अंदर वाइब्रेशंस भी है, रोटेशन भी है, वाइब्रेशन भी है। तो तीन तरह की जो मोशन है, एक तो डाइपोल खुद क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वो वेरी कर रही है। दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन है, और तीसरा क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है। तो रोटेशनल और वाइब्रेशन जो आपस में जो है वो रिजल्ट जो है उसका इफेक्ट वो सुपर इम्पोज होता है डाइपोल मोमेंट के साथ।
ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो किस प्रकार से आएगी, अगर वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर हम वाइब्रेशनल मोशन का कंसीडरेशन ले रहे हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं अल्फा वी प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वी इंटू टी। वट इज अल्फा वी? अल्फा वी इज द इनिशियल एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, जब हमने कोई किसी प्रकार का फील्ड वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया था। न्यू वी क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है। और बीटा क्या है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का जो है वो कैसे वेरी कर रही है टाइम के साथ, वो कौन बताएगा? वो बीटा फैक्टर बताएगा। अब क्या हुआ, हमने फील्ड अप्लाई किया, फील्ड अप्लाई करने से हमारा पोलराइजेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? दैट इज अल्फा इंटू ई, ठीक है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा की वैल्यू अल्फा रख दिया, और ई क्या अप्लाई किया हमने? जब हम इसके ऊपर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, दैट इज ई नोट साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी ओमेगा नोट टी कह लीजिए, या 2 पाई नोट इंटू टी कह लीजिए, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये फैक्टर आ गया बच्चों। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द रिजल्टेंट एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन एज वेल एज द अप्लाइड फील्ड फैक्टर। तो उसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट करें अल्फा की जगह, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, दैट इज ई नोट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। अब एक बात देखिए आप, यहां पर जो मेन पॉइंट है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फैक्टर तो आ गया ये हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। एक फैक्टर आ गया हमारे पास जब बीटा को इससे मल्टीप्लाई किया ये। अब मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, हम इस फैक्टर को, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी, एंड द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ से हम अब देख रहे हैं इस इक्वेशन को जब हमने आगे सिंप्लीफाई किया, स्प्लिट किया, तो हमारे पास 3 तरह की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है, न्यू नोट, न्यू वी माइनस न्यू नोट, न्यू वी प्लस न्यू नोट। Now what is nu naught? Nu naught represents the original frequency named as relay line, ठीक है। न्यू प्लस न्यू नोट क्या बताएगा बच्चे? न्यू प्लस न्यू नोट रिप्रेजेंट द हाई फ्रीक्वेंसी एंड नेम्ड एज एंटी स्टोक लाइन्स, एंड न्यू माइनस न्यू नोट इज द लोअर फ्रीक्वेंसी नेम्ड एज द स्टोक्स लाइन्स। ये एक एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया बच्चों? ये एक्सप्लेनेशन क्लासिकल थ्योरी के द्वारा दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जब इस क्लासिकल थ्योरी में देखिए बहुत सारे कंसेप्ट है, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि सर ये इंटेंसिटी जो है, आपने स्टोक्स की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा दिखा रखी है, एंटी स्टोक्स की इंटेंसिटी क्या दिखा रखी है बच्चों? कम दिखा रखी है। देखो ये जो है ना, ये स्टोक्स लाइन है, दिस इज स्टोक्स लाइन, और ये क्या है? ये एंटी स्टोक्स लाइन है, एंटी स्टोक्स लाइन। तो स्टोक्स लाइन्स और एंटी स्टोक्स लाइन्स में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको आइडिया आ गया। ये हाई फ्रीक्वेंसी की होती है लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। तो क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द लाइन, मतलब वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है, एंटी स्टोक्स की कम क्यों है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं जब टेम्परेचर बहुत लो होगा तो लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन का जो इफेक्ट है वो बहुत कम ऐसा लगेगा कि वो इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी रमन इफेक्ट हर टेम्परेचर पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मींस ये कंसेप्ट कितने हद तक सही है इस बात की भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई। तो इसी बिहाफ पे जो नेक्स्ट थ्योरी आई दैट इज क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, व्हाट इज क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी क्या है बच्चे? आपको पता है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, फोटोन के रूप में होगी, वन फोटोन हैविंग द एनर्जी h न्यू, एंड दिस इज वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज आल्सो इज नोन एज फोटोन, उसी को हम फोटोन बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी हम जिसको कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के पास इनिशियल एनर्जी है EP। ओके, अब हमने क्या किया? हमने उस मॉलिक्यूल पे बाहर से एक फोटोन को इंसिडेंट किया, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट। तो न्यू नोट फ्रीक्वेंसी जैसे ही उसको मिली, उसको एनर्जी फ्रीक्वेंसी मिलते ही क्या हुआ बच्चे? वो एक एनर्जी स्टेट में चला गया और उसकी नई एनर्जी स्टेट आ गई EP। सो ई फाइनल एनर्जी स्टेट EQ, EP हमारी इनिशियल स्टेट है और EP क्या है बच्चों? फाइनल स्टेट है। EP इज इनिशियल स्टेट, EQ इज द फाइनल स्टेट। तो जब इसको देखा गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम अप्लाई करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है टोटल एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास इनिशियली थी और फाइनल क्या आई उसके पास, उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो बच्चों इनिशियली क्या था, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू नोट है, ठीक, ये इनिशियली स्टेट है, ये वाली एनर्जी होगी।
उसके पास अपनी खुद की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ईपी थी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब उस एनर्जी के इफेक्ट क्या हुआ, उस इफेक्ट के बाद फाइनली क्या रिजल्ट निकला, क्योंकि एनर्जी तो टोटल फिर भी बराबर रहेगी। मान लेते हैं वहां से इतनी एनर्जी निकली, इतनी एनर्जी निकलने के बाद उसकी एनर्जी स्टेट हो गई EQ, एंड देन सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बट इन दिस होल ऑफ द प्रोसेस, अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर, देन द काइनेटिक एनर्जी इन द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। अगर ये दोनों सेम हो गई तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया बच्चों, एच न्यू नॉट प्लस EP इज इक्वल टू एच न्यू प्लस EQ। जब इसको हमने सोल्व किया, इसको सोल्व करने पर हमने देखिए क्या मिला, यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू EP माइनस EQ बाई H, और इसको हम लिखेंगे न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू इक्वल टू न्यू नॉट प्लस EP माइनस EQ बाई H। अब यहीं से ये तीनों एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि फोटोन मॉलिक्यूल से जाके स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, कोलाइड करने से दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका कोलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो उस केस में ये जो दोनों एनर्जी स्टेट्स रहेंगी ये सेम रहेंगी। मॉलिक्यूल जितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन टकराया था उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर निकलेगा। ये दोनों सेम होगी तो ये जीरो फैक्टर हो जाएगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी न्यू नॉट, दैट इज द रिले लाइन। इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक कोलिजन है, फोटोन जाके टकराया, अब वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर मॉलिक्यूल पहले से ही हायर एनर्जी स्टेट में है, मॉलिक्यूल अगर पहले से ही हायर एनर्जी स्टेट में और बाहर से फोटोन भी इंसिडेंट कर गया, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक तो जो ऑलरेडी हायर स्टेट में था वो एनर्जी होगी, एक बाहर से फोटोन ने दिया तो वो एनर्जी होगी। तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो बढ़ के आएगा। मतलब फाइनल स्टेट, दिस इज इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अगर इनिशियल स्टेट ज़्यादा है, यानी हमारा मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी था, और फाइनल स्टेट में से घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव आई तो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी, उसको बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन्स। लेकिन अगर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, वो लोअर एनर्जी स्टेट में है, तो जो बाहर से मॉलिक्यूल जाएगा वो मॉलिक्यूल लेके वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, एंड देन जब वो रिलीज करेगा, इनइलास्टिक अगर कोलिजन है तो कुछ ना कुछ फोटोन अपनी एनर्जी वहाँ पर किसी और फॉर्म में दे रहा है। इसका मतलब जो एनर्जी निकलेगी उस केस में जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी कम, उसको बोलेंगे हम स्टोक्स लाइन्स। फिर से ध्यान रखें, स्टोक्स लाइन्स की इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है, एंटी स्टोक्स लाइन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। स्टोक्स लाइन्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दिखा रखा मैंने यहाँ पर आपको। अब रमन स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल कैसे काम करता है, देखिए अगर आप बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो सिलेक्शन रूल हम पढ़ के आए हैं वो आया डेल्टा J इज इक्वल टू 0 + -1। या तो J में वेरी ना हो, या अगर चेंज होगा तो वो होगा बच्चों +1 का या -1 का, तो ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन रमन इफेक्ट जो हो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन and the second step is emission of the photon. In that, for the 2 steps the selection rule will be changed, and the new selection rule will be delta J is equal to 0 ± 2। तो वो हमारा सिलेक्शन रूल ये बन जाएगा बच्चों। अब आपसे कोई पूछे कॉम्पटन इफेक्ट में और रमन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। कॉम्पटन इफेक्ट आपको ध्यान होगा क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पटन इफेक्ट में हम ये मानते हैं बच्चों कि जो फोटोन है वो केवल और केवल लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, बिल्कुल लूजली बाउंड, मतलब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करते हैं, और फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद जो हमें रिजल्ट है वो मिलता है। और फोटोन का केस वहाँ पर जो है वो हाई एनर्जी फोटोन होगा। रमन स्पेक्ट्रा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फोटोन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ हम कहेंगे तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं हो रहा है, वहाँ पर मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है। दूसरा पॉइंट, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है स्कैटरिंग के बाद, वो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम मिल रही है। कॉम्पटन शिफ्ट हमने निकाला था, याद होगा आप लोगों को, तो चेंज इन वेवलेंथ आता है कुछ ना कुछ वहाँ पर, तो कम इंसिडेंट से फ्रीक्वेंसी कम मिलती है। लेकिन यहाँ कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है और इक्वल भी मिल सकती है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्पटन इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट। नेक्स्ट है
डिफरेंस बिटवीन रमन स्कैटरिंग एंड रिले स्कैटरिंग। बेसिक डिफरेंस यही है। रिले स्कैटरिंग में एक तो हम बात ध्यान रखते हैं बच्चे, मोलिक्यूल का साइज क्या होना चाहिए। मोलिक्यूल के साइज के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट की इंटेंसिटी किस कलर को ज़्यादा स्कैटर करेगा, किसको कम करेगा, तो वो फैक्टर है। रमन इफेक्ट में ऐसा नहीं है। रिले स्कैटरिंग में केवल और केवल सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट ही एमिट होती है, जबकि रमन स्पेक्ट्रा में या रमन इफेक्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। और तीसरा जो इफेक्ट है, तीसरा इफेक्ट है बच्चों, क्या है तीसरा, हम अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें, रमन एंड फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है तो इमीडिएट कॉन्टिन्यूसली लाइट को एमिट करना शुरू कर देता है। फ्लोरेसेंस में जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे एमिटेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है, लेकिन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी का कोई इश्यू नहीं है। वो हमें हर बार डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमें वहाँ पर ऑब्जर्व होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रमन इफेक्ट। तो अगर आपसे कई बार ऐसे पूछता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द रमन इफेक्ट, पहली एप्लीकेशन ये है कि इसको आयंस के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रमन इफेक्ट बहुत बहुत लार्ज एप्लीकेशंस हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो अगर किसी टॉपिक में नोबेल प्राइज़ मिला है तो ऐसे ही नहीं है कि वैसे ही मिल गया होगा, तो इसका मतलब उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे उसके यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है आयंस का, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी करेक्टराइजेशन करने के लिए भी रमन इफेक्ट या रमन जो कंसेप्ट है रमन का, उसको यूज़ किया जाता है। तीसरा केमिकल बॉन्ड को स्टडी करने के लिए, उसके बाद हाई टेम्परेचर के जो सुपर कंडक्टर है उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए भी हम रमन स्पेक्ट्रा का हेल्प लेते हैं। और इसी प्रकार जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर आप कह सकते हो करैक्टरिस्टिक्स को, जैसे स्पिन है या आइसोटोप है किसी सब्सटेंस के अंदर, उस करैक्टरिस्टिक्स को पता करना है तो वहाँ पर भी रमन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रमन इफेक्ट। हमने क्लास में पढ़ा था व्हाट इज जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट, अनोमलस जीमन इफेक्ट। देखो बेटा, नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में किसी एनर्जी स्पेक्ट्रा को हम रखते हैं तो उसमें स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, और उसमें हमें डिफरेंट मतलब जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट तरीके की हमें एनर्जी मिलती है, लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। तो जीमन इफेक्ट और रमन इफेक्ट का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। जो जीमन इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने से इफेक्ट आता है। जो उसमें आप देखोगे जो एनर्जी है ना, एनर्जी का वेरिएशन आता है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्जर्व होती है। फील्ड के लोग देखेंगे तो कुछ और नजर आएगी, फील्ड के परपेंडिकुलर देखेंगे तो कुछ और नजर आएंगे। तो उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट हम करते हैं, सिग्मा कंपोनेंट एंड पाई कंपोनेंट। दिस इज जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। अनोमलस जीमन इफेक्ट क्या है? अनोमलस जीमन इफेक्ट, देखो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या है, हम स्पिन कंसीडर नहीं करते, स्पिन कंसेप्ट को। अनोमलस जीमन इफेक्ट में स्पिन इफेक्ट को कंसीडर करते हैं और उसकी वजह से स्प्लिटिंग जो है वो मोर देन 3 लाइन्स हमें ऑब्जर्व होती है। तो वहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनोमलस जीमन इफेक्ट के अंदर। और उसी के बिहाफ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ सोडियम लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको D1 D2 लाइन कहते हैं। 2 लाइन, जैसे आप लैब के अंदर आपने देखा होगा बच्चों, लैब में हम जो लैंप यूज कर रहे हैं, सोडियम लैंप, उसमें 2 प्रकार की वेवलेंथ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 5896, 5890। तो उनमें एक D1 लाइन है, वो दूसरी D2 लाइन है, ठीक है। D1 D2 लाइन अगर उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम ये देखते हैं कि उस जो 2 लाइन हमें ऑब्जर्व हो रही है D1 एंड D2, वो आपको और ज़्यादा लाइंस नजर आएंगी, 10 लाइन आपको उसमें ऑब्जर्व होंगी, 10 लाइन्स ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो ये स्पिन कंसेप्ट के बेसिस पे इसको बाद में एक्सप्लेन किया गया था, उसको अनोमलस जीमन इफेक्ट कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद था व्हाट इज पास्चन बैक इफेक्ट। देखिए नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो था उसमें स्पिन कंसेप्ट को कंसीडर नहीं किया गया था। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन का जो इंटरेक्शन था उसको तोड़ देगा, तो इंडिविजुअल हो जाएंगे स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। इसका मतलब पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी जैसे नॉर्मल फील्ड में उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से आई थी। इसीलिए हम कहते हैं बैक इफेक्ट, इसलिए बोलते हैं कि जो अनोमलस इफेक्ट था उससे हम वापस किस पे आ गए हैं, किस पे आ गए हैं, बैक इफेक्ट पे आ गए। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिसमें नेट स्पिन 0 होती है, और जिनका स्पिन 0 नहीं होता वहाँ पर अनोमलस जीमन इफेक्ट क्या करता है, रोल प्ले करता है। इसी प्रकार इसमें और टॉपिक आगे अगर हम देखें बच्चे, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, वीक स्टार्क इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग स्टार्क इफेक्ट। When a substance is placed in an electric field and when the splitting takes place,
ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट फिनोमेना इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था बच्चों। ये जो हमारा एएमपी का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मोस्टली सिलेबस हमारा हो ही गया था टॉपिक। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा इसमें अपनी जो भी क्वेरीज वगैरह कोई हो तो आप कभी भी क्वेरीज ले सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर नया कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, यू मे पुट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं विद इन टाइम आपका जवाब दे सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।